ऐसा लग रहा था जैसे उस जंगल में कुछ भयानक होने वाला था। मंथरा जैसे अपने शिकार से पहले कुछ खेलना चाहती थी। अर्जुन ने अपना जादुई विप निकाल लिया। अर्जुन, मुझे नहीं पता था तू तो जादू भी कर सकता है। इस जादुई हंटर से चीनी की फैंटेसीज पूरी करता होगा ना बेचारा। अब देखो इसका इस्तेमाल कहाँ करना पड़ रहा है। गार्ड्स, स्टे अलर्ट। चीनी को बचाना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं चीनी को यहां से निकाल कर ही रहूंगा। इधर शोभित तेज कदम उठाते हुए अर्जुन के गार्ड्स की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा है। तुम सब यहाँ से वापस नहीं जाओगे। मंथरा ने मुझे नया रास्ता दिखाया है। तुम देखना चाहोगे वो रास्ता? डरो मत, एक बार हमारी राह पर चलकर तो देखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। शोभित, होश में आओ। ये तू नहीं बोल रहा, ये मंत्रा का जादू है। चीनी, तू भी अब मेरी प्रॉपर्टी हो चुकी है। मैंने तुझे मौके दिए कि तू मेरे इलाके से इज्जत से निकल जाए, लेकिन तुझे तो अपने ही गेम में फंसना पसंद था। तेरी कण पिशाचनी शक्ति भी अब मैं समेट लूंगी। अर्जुन और ये गार्ड्स सब मेरे हाथों से बच नहीं सकते। पहले गार्ड ने बंदूक तानकर आगे बढ़ने की कोशिश की, पर मंथरा ने अपने हाथों से काला धुआं उछाला। गार्ड बेहाल होकर जमीन पर तड़पने लगता है। ये कैसा जहरीला धुआं है? मंथरा, बस करो। अर्जुन ने अपनी जादुई चाबुक में बांधकर एक गोली चलाई, लेकिन उससे पहले शोभित उसको धक्का देकर उसका संतुलन बिगाड़ चुका था। तीसरा गार्ड हिम्मत करके शोभित से लड़ने की कोशिश करता है। हट जाओ मेरे रास्ते से। अर्जुन, मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगी। मुझे यहाँ से निकालो। बस थोड़ा और, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मंत्रा, अभी इनसे और खेलना है या? खेलने का मजा तो लेने दो। देखो, अगर मैं इनसे खेले बिना मार देती तो मुझे अर्जुन के उस जादुई चाबुक के बारे में कैसे पता चलता, जो अब मैं इसे छीन लूंगी। ये तो सिर्फ शुरुआत। मंत्रा ने एक तीव्र मंत्र उच्चारण किया। अर्जुन की बंदूक से एक तेज स्पार्क निकली और बंदूक नाकाम हो गया। रोशनी के उस झटके ने अर्जुन और चीनी को जोर से पेड़ के पास गिरा दिया। लगता है मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था चीनी। अर्जुन, ऐसा कभी मत बोला। अगर तुम न आए होते तो शायद मैं हार चुकी होती, लेकिन तुम्हारे आने के बाद से ना जाने कैसे मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा जाग उठी है। इस मंत्रा का इलाज मैं ही करूंगी। अर्जुन, मुझे माफ करना, लेकिन अब मुझे अपनी जान बचाने के लिए वो करना पड़ेगा जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। चीनी ने अर्जुन के आसपास लड़ रहे गार्ड्स को देखा। उनमें से दो लोग मंथरा के धुएं और शोभित के हमले से घायल होकर कमजोर पड़ चुके थे। चीनी ने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा, फिर अपना दर्द भूला और उसने उन्हीं गार्ड्स का मांस खाना शुरू कर दिया, जैसे एक प्यासी कर्ण पिशाचनी बेकाबू हो गई हो। यह दृश्य इतना डरावना था कि अर्जुन की भी रूह कांप गई। जिन लोगों से वो एक पल पहले बात कर रहा था, उन्हें चीनी ने यूं ही मार दिया। पर चीनी को अपनी ताकत वापस मिल रही थी। धीरे धीरे उसकी चोट से बहने वाला खून रुका और उसके चेहरे पर एक नया जोर आ गया। देखा शोभित, इसे कहते हैं खेल का मजा। ये बेचारी पागल होकर अपनी मदद के लिए आए लोगों को ही खाने लगी। शायद बेचैनी में अर्जुन को भी खा ले। अर्जुन, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ। मेरा ये रूप ये लोग कभी समझ नहीं सकते। अब मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी शक्ति वापस मिल गई है। चीनी, तुमने ये, पर मैं तुम्हें दोष नहीं देता। इन गार्ड्स का मकसद भी तुम्हें बचाना था। अब क्या करें? अपना जादुई चाबुक मुझे दे दो, अब दिख नहीं रहा। जादुई चाबुक? हाँ, वो अपने आप आता है और गायब हो जाता है, लेकिन तुम उसका क्या करोगी? मेरे पास बस कुछ समय के लिए ताकत बची है। मैं मंत्रा और शोभित को अभी के लिए रोक सकती हूँ। तुम इस जंगल से निकलने का रास्ता सोचना। अर्जुन ने अपनी जादुई विप
चीनी के हवाले किया। उसने देखा कि चीनी की आंखों में अब एक मजबूत इरादा आ चुका था। आज देखते हैं जब एक कर्ण पिशाचिनी के हाथ से ये जादुई चाबुक चलता है तो इसके असर में कितना फर्क आता है। चीनी ने अपनी कर्ण पिशाचनी शक्ति जोड़कर चाबुक को घुमाया। एक तेज लाल चमकती रोशनी चाबुक के आसपास लिपट गई। चीनी, ये क्या कर रही है? चाबुक की लाल रोशनी मंथरा और शोभित पर एक जाल की तरह चिपक गई। दोनों पूरा जोर लगाकर हाथों के बल पीछे हटने लगे, लेकिन वो चमकते चाबुक में कैद हो चुके थे। नहीं, ये चाबुक। चीनी, तूने ये हिम्मत कैसे की? मैं तुझे। तू मुझे बेवकूफ कहती थी ना मंत्रा। अब बता, इस बेकार से खेल की तुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मंथरा और शोभित उस चाबुक के जाल में बंध गए थे। चीनी की सांसों में अभी दर्द और जुनून दोनों था, पर उसने अर्जुन की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, अब जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इधर जैसे ही तानी ने अगली सुरंग में कदम रखा, एक और पत्थर का टुकड़ा चमक उठा, लेकिन इस बार पत्थर पर कोई शब्द नहीं, बल्कि कुछ अजीब से चिन्ह और एक आधा लिखा श्लोक पड़ा हुआ था। एक और मशाल, दीवार के करीब ही अजीब सी मशाल जल रही है। इसकी लौ कभी तेज तो कभी धीमी हो रही है, जैसे सेकंड्स चलते हैं या दिल की धड़कन पल्स करती है। अंतिम द्वार का सूर्य चिन्ह तुम्हारे बलिदान पर ही खिलेगा। जुनून से आगे बढ़ो, वक्त से पहले रुक जाए तो जीवन ढल जाएगा। इस श्लोक के नीचे 3 अलग अलग निशान बने हुए थे, एक सूरज का, एक चांद का और एक तीरों से छिड़ा हुआ सा गोल घेरा। हर चिन्ह के नीचे एक छोटी सी जगह दिखाई दे रही थी, जैसे तानी को उनमें से किसी एक निशान पर कुछ रखना हो। तभी गुफा की दीवार से घर्र की आहट हुई, जैसे कोई चट्टान धीरे धीरे सरक रही हो। वक्त से पहले मुझे लगता है ये कोई रेस अगेंस्ट टाइम जैसा सीन है। शायद दीवारें बंद हो रही हैं। मैंने अगर ठीक समय पर सही चीज इन सिंबल्स पर नहीं रखी तो मैं यहीं दब जाऊंगी। तानी के पास ज्यादा समय नहीं था। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा रुद्राक्ष, थोड़ी सी राख और एक छोटी मूर्ति बची थी। इधर गुफा की दीवारें धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी। सूर्य चिन्ह ये जिंदगी, रोशनी और बलिदान का प्रतीक हो सकता है। चांद रात का प्रतीक, शायद शांति या गुप्त चीजों का। और ये तीसरा सर्कल, ये तो बहुत अजनबी लग रहा है, जैसे कोई चोट का निशान। क्या ये दर्द या मरण का संकेत है? मुझे कोई एक सिंबल चूज करके उस पर कुछ रखना होगा, लेकिन क्या? श्लोक ने सूर्य चिन्ह का जिक्र किया है, अंतिम द्वार का सूर्य चिन्ह, इस पर बलिदान की बात हो रही है। कहीं ये मेरा रुद्राक्ष या राख? तानी अपनी जख्मी बाह पर नजर डालती है। मेरे खून का बलिदान सूर्य चिन्ह पर रखूं तो शायद, क्योंकि मेरे पास मौजूद राख से या मूर्ति से ये पहेली सॉल्व होगी, ये मुझे यकीन है। पहेली में बलिदान का जिक्र है, इस वक्त खून से बढ़कर और क्या हो सकता है? तानी ने अपने घाव को फिर से खुरेद कर खून की धार बहा दी। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। दीवारें अब इतनी पास आ गई थी कि तानी को लगने लगा कि ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसे एक तेज झटका लगा और सूर्य चिन्ह से लाल रोशनी फूट पड़ी। जैसे ही लाल रोशनी बढ़ी, दीवारें रुक गई। तानी गिरते गिरते बची। उसके पैरों के नीचे की जमीन पर अब फिर से एक नया रास्ता खुल रहा था। तानी देख रही थी कि नीचे एक सुरंग और खुल चुकी है, बस इतनी बड़ी कि एक व्यक्ति घुस सके। मशाल की रोशनी अब कमजोर सी हो चली थी, पर तानी समझ गई थी कि उसे उसी रास्ते से आगे बढ़ना होगा। ये गुफा मुझे हर पहेली के साथ जान से मारने पर तुली है। मैं अगर इसको ओवरथिंक करके टाइम वेस्ट करूं तो यहीं दब जाऊंगी। सोच समझकर पर जल्दी फैसला करना होगा। सुरंग के अंदर तानी को पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े गिरे हुए दिखे। पूरे माहौल में जैसे पारलौकिक शक्ति थी, जैसे गुफा खुद जिंदा हो। ऊपर से पानी टपक रहा था और देखते ही देखते पानी घुटनों तक आ रहा था। पानी बढ़ रहा है, कहीं ये सुरंग फ्लड न हो जाए। मुझे जल्दी आगे पहुंचना होगा। इस दौड़ धूप में तानी एक पल के लिए फिसली, पर उसने अपनी मशाल को और भी ज्यादा ऊपर उठा लिया ताकि रोशनी बुझे नहीं। इस रात के अंधेरे में ये मशाल ही उसकी इकलौती उम्मीद थी। तभी उसे दूर से झिलमिल करती रोशनी दिखी। ओह, एक और रोशनी। ये गुफा पहले भटकाती है, फिर किसी न किसी बहाने से एक नए ट्रैक पर ले आती है।
हमेशा इसकी बात मानना जरूरी है क्या? अगर मैं इसकी बात ना मानूं तो? तानी सोच रही थी कि गुफा के इशारों पर चलने के बजाय क्यों न गुफा में घूमकर उससे निकलने का रास्ता ढूंढा जाए। लेकिन क्या तानी गुफा और पहेलियों की शर्तों से अलग जा सकती थी? चलो अब रास्ता बदला जाए। हर बार किसी और के नियमों से नहीं खेला जाता। देखती हूँ ऐसा करने पर ये गुफा क्या रिस्पॉन्ड करती है। तानी पहली बार अपनी मर्जी से इस गुफा में चल रही थी। उसने उस रोशनी वाली जगह के बजाय उसकी उल्टी दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। काफी देर तक वो उसी तरह चलती रही। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी लूप में चलती जा रही हूँ। एक जैसे मोड़ और रास्ते बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर तू मेरा पेशेंस चेक करी है तो मैं भी तानी हूँ। चलती रहूंगी लेकिन तेजी उस रोशनी की तरफ नहीं बढ़ूंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद गुफा के रास्तों में बदलाव आने लगा। तानी घुटनों तक पानी में डूबी हुई आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ अंधेरा घना होता जा रहा था। मशाल की धीमी लौ ही उसकी इकलौती उम्मीद थी। तभी उसे एक अजीब सी पत्थर की मूर्ति नजर आई। उस मूर्ति के चेहरे पर कुछ अधूरी लकीरें सी दिख रही थी, जैसे वो अभी बोल उठेगी। अरे इस मूर्ति पर टपकता पानी कहाँ जा रहा है? और ये लकीरें कैसी हैं? ऐसा लग रहा है ये मूर्ति पानी को सूख रही हो। शायद इस बार मुझे पहेली इस मूर्ति से मिलेगी। तभी चारों तरफ का माहौल बदल गया। अचानक उसे जलती बुझती रोशनी जैसी महसूस हुई, जैसे कोई अनजान ताकत तानी के दिमाग को थकाना चाहती हो। उफ, ये लाइट्स मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। बड़ी मुश्किल से मेरी आंखों ने इस गुफा की रोशनी के हिसाब से देखना शुरू किया और अब अचानक हवा में एक तेज संगीत की धुन बजने लगी, बिल्कुल बेतरकीब, जैसे तानी के लिए सोचना मुश्किल हो रहा था। अब तानी की आंखों और कानों दोनों पर भारी जोर पड़ रहा था। क्या हो रहा है? ये लाइट्स, ये ऊंची धुन, ये सब मेरे दिमाग को हिला रही हैं। तानी, क्या तुम सोच रही हो कि ये तुम्हारी मर्जी है जो तुम इस रास्ते पर चल रही हो? मुझे नजरअंदाज करके चलना आसान नहीं होगा। यहाँ से निकलना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। तानी ने जरा गौर से मूर्ति की तरफ देखा। वो मूर्ति अब बिल्कुल जीवित लग रही थी। उसकी आंखों से धीमी सी रोशनी निकल रही थी और ये रोशनी तानी के आसपास के जलते बुझते उजाले में मिलकर एक अजीब माहौल बना रही थी। तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जादू के खेल में उतरी हो और इतनी मामूली सी बात पर चौंक रही हो। ये गुफा है, मैं हूं। हर मोड़ हर कदम पर मेरी मर्जी है तुम पर। अगर बाहर निकलना है तो सवाल का जवाब दो, नहीं तो ये संगीत, ये रोशनी और ये पानी सब मिलकर तुम्हें निगल लेंगे। आराम से तानी, रोशनी का राज, अंधेरे का साया, एक ही बंधन के दो रखवाले। क्या है वो चाबी जो खोले सबके ताले? तानी के लिए ये सब बहुत डिस्ट्रैक्ट करने वाला था। एक तरफ पानी का स्तर फिर से बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ लाइट्स फ्लिकर कर रही थी और तीसरी तरफ बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड हो रहा था कि उसे अपने ख्याल जोड़ना मुश्किल हो रहा था। रोशनी और अंधेरा, एक ही बदन के दो रखवाले? क्या सूरज और चांद? यहाँ से क्या चीजें हैं जो इस पहेली से जुड़ी हो सकती हैं? तानी ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर ली। तेज संगीत, चमकती बुझती रोशनी और पानी के बीच खुद को संभालना आसान नहीं था, लेकिन उसे अब पहेली का जवाब ढूंढना ही था। उसकी नजर मशाल पर पड़ी, जिसकी लौ जैसे जलने के लिए संघर्ष कर रही थी। होश से सोच तानी, एक ही जगह से रोशनी भी निकलती है और अंधेरा भी। मशाल की रोशनी और उससे बनने वाली परछाई के अलावा क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से जवाब है मशाल की लौ और उसकी परछाई। एक ही रोशनी है जिसमें रोशनी और अंधेरा दोनों का भेद होता है। उसी लम्हे संगीत का शोर धीमा होने लगा। तेज रोशनी शांत पड़ गई और पानी का बहाव रुकता सा महसूस हुआ। जैसे ही तानी ने अपना जवाब दिया,
मूर्ति के चेहरे पर एक रोशनी जागने लगी। तानी, इतनी जल्दी जवाब ढूंढ लाई। पर अगले दरवाजे और भी कठिन होंगे। देखते हैं तुम कब तक अपने मन से इस गुफा से लड़ सकती हो। तुम चाहे जितनी मुश्किलें ले आओ, मैं पीछे नहीं हटने वाली। बस 3 पहेलियां रह गई होंगी, अब मैं ये सब पार कर लूंगी। मूर्ति के आसपास एक छोटा सा रोशनी का गोला चक्कर काटने लगा और तभी मूर्ति के नीचे हिस्से से पत्थर सरक गया। एक नया सुरंग जैसा रास्ता दिखने लगा। मुझ पर भरोसा मत करना, ये गुफा कभी भी अपना रास्ता बदल देती है। आगे बढ़ो, या अगर तुम्हारी हिम्मत है तो यहीं रुको। मूर्ति की आंखों से रोशनी बुझ जाती है और वो वापस पत्थर बन जाती है। तानी ने जल्दी से अपने भीगे कपड़ों को झटका, मशाल को संभाला और नई सुरंग में कदम रखा। पानी का स्तर काफी नीचे आ गया था, अंधेरा उतना ही गहरा था, पर ब्रह्म अभी रुके हुए थे, शायद कुछ देर के लिए। तेज म्यूजिक और फ्लिकर लाइट्स यूज करके मुझे डिस्ट्रैक्ट करना चाहा था, और अब मैं और तैयार होकर आगे बढ़ूंगी। देखते हैं अगला झटका क्या होगा। चाबुक के लाल जाल में बंद मंथरा और शोभित अभी तो शांत दिख रहे थे, पर चीनी की कर्ण पिशाचनी ताकत जल्दी ही कम हो सकती थी। अर्जुन ने बचे हुए गार्ड्स को इशारा किया। सभी ने मिलकर मंथरा और शोभित को संभालना शुरू किया ताकि उन्हें यहां से फार्म हाउस तक ले जा सके। तुम लोग बड़ी गलती कर रहे हो, अभी भी मौका है, मुझे छोड़कर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जितनी देर तक तुम लोग के आसपास मैं रहूंगी तुम्हारे ऊपर खतरा मंडराएगा। चीनी, तुम ठीक हो? कितनी देर तक तुम इस चाबुक के जाल को बनाए रख सकती हो? ज्यादा देर नहीं अर्जुन, मुझे ये जल्दी से वापस करना होगा। इस चाबुक की ताकत भी तुमसे जुड़ी हुई है। जल्दी करो, किसी तरह हम समीर के फार्म हाउस पहुंच जाएं। ठीक है, सब गार्ड्स अपने आप को संभालो। तुम लोग चीनी के साथ मंथरा और शोभित को खींच कर ले जाओ। ध्यान रहे, इनके हाथ पैर इस जादू के जाल में ही रहे। चीनी, तुम हमारे साथ चलो। अर्जुन, चीनी और बचे हुए गार्ड्स मंथरा और शोभित को उस जादुई चाबुक के बंधन में घसीटते हुए जंगल से बाहर निकले। मंथरा ने अपना शरीर भारी कर लिया था, जैसे रास्ता मुश्किल था, लेकिन सबके अंदर एक ही धुन थी, समीर के फार्म हाउस तक पहुंच जाए। लंबे सफर के बाद सभी ने समीर के फार्म हाउस के अंदर कदम रखे। फार्म हाउस के बाहर की रोशनी में देखकर साफ पता चल रहा था कि मंथरा अभी होश में है, लेकिन जादुई चाबुक की बेड़ियों ने उसे बेबस कर दिया था। शोभित की आंखों में अब भी वो नशा सा था, जैसे वो कोई सम्मोहित जानवर हो। केशव दौड़कर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। समीर की हालत कैसी है? अब स्टेबल है, लेकिन ये दोनों कौन है? और चीनी को क्या हुआ? अर्जुन ने केशव को पूरी घटना के बारे में बताया। इन दोनों को सबसे पहले बेसमेंट में ले जाओ। वहां एक मजबूत तंत्र जाल का कमरा है जहां हम उन्हें बांध सकते हैं। ध्यान रहे, तब तक चाबुक की रोशनी कम ना हो। जी सर। कुछ गार्ड्स भी मुश्किल से मंथरा और शोभित को घसीटकर बेसमेंट तक ले जाने लगे। अर्जुन, चीनी, तुम ये खेल समझ नहीं रहे हो। मुझे इस चाबुक में बांध कर रखो या जेल में डालो, मैं एक कर्ण पिशाचनी हूँ, लौट आऊंगी और सबको खा जाऊंगी। चुप रहे मंथरा, जैसे इंसान एक जैसे नहीं होते, वैसे ही कर्ण पिशाचिनियां भी एक सी नहीं हो सकती। तेरे अंदर खून की वो प्यास नहीं है जैसी मुझ में है। गार्ड्स ने मंथरा और शोभित को तंत्र जाल के कमरे में बंद कर दिया। वहां मंथरा की हर शक्ति बेकार थी। उस कमरे में उनके जाते ही चीनी ने उस चाबुक पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और एक बार फिर से जमीन पर बैठ गई। चीनी, तुम ठीक हो? तुम्हारी पिशाचनी भूख अब फिर जाग सकती है। तुमने रास्ते में गार्ड्स... मुझे पता नहीं है मैं क्या कर चुकी हूँ अर्जुन। उस वक्त यही एक रास्ता था जिससे मैं बची रह सकती थी। फार्म हाउस में हम कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें आराम की जरूरत है और हम जल्द ही किसी परमानेंट इलाज का इंतजाम करेंगे ताकि तुम पहली जैसी हो जाओ। तुम बहुत अच्छे हो अर्जुन, शायद इसलिए मैं... चीनी,
अभी हम सबको सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी है। तुम आराम करो। मुझे देखना होगा कि बेसमेंट में मंथरा और शोभित को कैसे मैनेज किया जाए। सर, हमने इन दोनों के हाथ पैर पर हथकड़ी जैसी जंजीरें डाल दी है, पर जादुई चाबुक का बंधन अभी तक इन्हें पकड़े हुए है। इस जादुई चाबुक को इनके पास छोड़ने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। जरा सी भी स्थिति बदली तो मेरा यह हथियार मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। मैं इसे वापस ले लेता हूं, लेकिन यहां का तंत्र जाल मंथरा को ज्यादा देर रोकने के लिए काफी नहीं है। अगर पापा को जल्दी होश आ जाए तो वो अपने कुछ पुराने साथियों की मदद से यहाँ पर कई और तंत्र जाल बिछा सकते हैं ताकि मंथरा उसमें फंसी रह जाए। ओह, इसके लिए तो उनका जल्दी होश में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। बेसमेंट में बंद मंथरा अपनी आंखें बंद करके साधना में चली गई थी। उसकी सांस धीमी थी, पर मंत्र उच्चारण की हल्की गुनगुनाहट उसके कमरे में गूंज रही थी। शोभित उसके पास एक कोने में पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी। अगर मैं इस जाल को नहीं हिला सकती तो इसे हिलाने का इंतजाम करके तो जा सकती हूँ। अंधकार के स्वामी, सुन रहे हो ना? कब्रिस्तान और मॉर्करी के राख में जो हाथ है, उन्हें उठाने का समय आ गया है। तुम्हारे दास इस नगर में खून बहाएंगे और ये तंत्र जाल मिट्टी बन जाएगा। कब्रिस्तान और मॉर्चरी से एक एक करके मुर्दे जागने लगे। आसपास के लोग जो कब्रिस्तान के बगल से गुजर रहे थे, उनकी चीखें निकल गई। किसी ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुर्दे धीरे धीरे अपने कब्रों से बाहर निकल रहे थे। उनकी आंखों में लाल रोशनी चमक उठी थी और धीरे धीरे वो शहर की तरफ बढ़ने लगे। आ जाओ, आ जाओ मेरी फौज के सिपाहियों, अपनी मालकिन को आजाद करवाने चले आओ। उनके कदम धीमे थे, लेकिन मंशा तेज। उन्हें जैसे कोई शक्ति एक साथ किसी जगह का रास्ता बता रही थी। फार्म हाउस तक पहुंचने में उन्हें देर नहीं लगी। बीच में अगर किसी पुलिस वाले या आम इंसान ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसे मौत मिल गई। जैसे ही मुर्दे समीर के फार्म हाउस के पास पहुंचे, वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें देख लिया। गार्ड्स ने तुरंत अपने हथियार निकाले और गोली चलाने लगे, लेकिन गोलियां मुर्दों पर कोई असर नहीं कर रही थी। सर, ये गोली से नहीं रुक रहे, ये क्या है? ये तो जैसे कब्रिस्तान से आए हैं, अब भगवान बचाए हमें। मुर्दे धीरे धीरे गार्ड्स को पीटने लगे और फार्म हाउस के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी अर्जुन अपने जादुई चाबुक के साथ दरवाजे के सामने आ गया। कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। यह जगह अब मेरे तंत्र जाल से सुरक्षित है। आपने तंत्र जाल बनाना कब सीखा? ये चीनी ने मुझे बताया है। ये जाल ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि मैं कोई कुशल अघोरी या तांत्रिक नहीं हूं, लेकिन ऐसे मुर्दों को तो रोक ही सकता है। क्या ये जाल मंथरा को अंदर रोके रख सकता है? मंथरा की शक्ति मामूली नहीं है, उसको ये रोक नहीं सकता, लेकिन हां, उसका टाइम बर्बाद जरूर कर सकता है। अर्जुन ने हवा में एक मंत्र का उच्चारण किया और फार्म हाउस के प्रवेश द्वार पर एक चमकदार तंत्र जाल तैयार हो गया। मुर्दे जैसे ही उसके पास आए, वो जाल के स्पर्श से पीछे हट गए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। बेसमेंट के नीचे, बेसमेंट के दरवाजे के सामने मुर्दों ने खुदाई शुरू कर दी। मिट्टी में घुसकर वो नीचे तक जाने लगे। धीरे धीरे वो तंत्र जाल के कमरे तक पहुंच गए। सर, जमीन हिल रही है, ये क्या हो रहा है? सब गार्ड्स ध्यान से देखो, बेसमेंट के आसपास किसी को जाने मत दो। चीनी, तुम? अर्जुन, कुछ तो हो रहा है। मंत्रा का वशीकरण। बेसमेंट के अंदर पुराने तंत्र जाल की रेखाएं धीरे धीरे फट रही थी। मुर्दों के हाथ अंदर तक पहुंच चुके थे। जैसे ही तंत्र जाल की आखिरी रेखा टूटी, मंथरा और शोभित एक घनेरे धुएं के साथ पाताल की ओर चले गए। रुक जाओ शोभित, इन लोगों ने मुझे बड़ा परेशान किया है। मुझे इनसे बदला लेना है, ये सही मौका है। तानी ने सुरंग में कदम रखा। मशाल की लौ
फिर से धीमी पड़ चुकी थी। ये गुफा लगातार मेरी सेंसेस पर हमला कर रही है, कभी मेरी आंखों पर, कभी मेरे कानों पर, तो कभी मुझे छूकर ये अलग अलग एहसास करवाकर। लगातार इतना दबाव झेलते हुए मेरा शरीर या दिमाग कहीं किसी पहेली में मेरा साथ न छोड़ दे। पानी की बूंदें अब भी छत से टपक रही थी और हर कदम पर उसके जूते के नीचे छपाक की आहट गूंज रही थी। गुफा का हर कोना जैसे उसकी हर हरकत देख रहा था। वैसे तीसरी पहेली तो सुलझा ली, पर अगले मोड़ पे क्या छुपा है ये गुफा ही जाने। हर पहेली पिछली से ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। अचानक शरीर को जमा देने वाली ठंड हवा में फैल गई। तानी के सामने एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था। उस दरवाजे के ऊपर एक छोटी आंख बनी थी और नीचे 3 छोटे वाक्य गुदे हुए थे। जिसे देखो वो नहीं दिखता, जिसे सुनो वो नहीं बोलता, जिसे छू लो वो नहीं रहता। ऐसा लग रहा है कोई गांधी जी के 3 बंदरों की बात कर रहा है, लेकिन इस दौर में शायद ये बात इतनी फेमस नहीं होगी। पहेली आसान लग रही थी, पर इसमें कोई गहरा भेद था। तानी ने गौर से पत्थर के दरवाजे को देखा। उस आंख के अंदर एक कांच का टुकड़ा था, जो जैसे अपने आप ही तानी को देख रहा था। ये पहेली तो उलझन भरी है। देखो तो नहीं दिखता, सुनो तो नहीं बोलता। बीती पहेलियों के एक्सपीरियंस से इतना तो पता चल गया है कि कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तानी ने मशाल को ऊंचा किया और आसपास देखा। एक और पत्थर का टुकड़ा जिसमें एक छोटी चिड़िया बनी थी, पर कुछ अलग लग रहा है। आंख, उस दरवाजे की आंख और इस चिड़िया की आंख मिलती जुलती है, लेकिन कुछ तो मिसिंग है। तानी किसी पजल मिलट बच्चे की तरह वहां नजर दौड़ाने लगी। हाँ, आंख ही तो है। चिड़िया की आंख का हिस्सा अधूरा था, जैसे कुछ कमी हो। अगर मैं ये हिस्सा निकाल कर पहले वाली आकृति की आंख में फिट कर दूं, यस, दैट्स इट। जैसे ही कांच की टुकड़ी को चिड़ियों की आंख में लगाया गया, दरवाजे के ऊपर की आंख चमक उठी, पर दरवाजा अभी भी नहीं खुला था। नीचे एक और वाक्य उभर कर सामने आया। उसकी परछाई को देखो, जो रोशनी से छुपकर चलता है। ये तो अनफेयर है, दरवाजा नहीं खुला। एक पहेली के अंदर दूसरी पहेली, फिर इसे एक पहेली की तरह नहीं मानना चाहिए। लेकिन यहाँ की रूल्स भी इस गुफा की तरह अजीब और घुमावदार हैं। पहेली में छिपी पहेली से तानी सोच में पड़ गई। मशाल की रोशनी दीवार पर नाच रही थी। उसकी नजर बार बार दरवाजे की आंख और चिड़ियों की परछाई पर जा रही थी, लेकिन जवाब अब तक साफ नहीं था। रोशनी से छुपकर चलने वाली परछाई, रोशनी से छुपने वाले कौन होते हैं? इसका एक जवाब तो नहीं है। ऐसे तो बहुत जवाब हो सकते हैं, लेकिन अगर गुफा के कॉन्टेक्स्ट में सोचा जाए, चमगादड़। ये गुफा का एक और रहस्य है और गुफा से जुड़ा एलिमेंट भी है। चमगादड़ हमेशा रोशनी से बचते हैं और अंधेरे में रहते हैं। क्या ये जवाब चमगादड़ों से जुड़ा हुआ है? तानी ने ऊपर और आसपास नजर घुमाकर एक कोने में बड़े काले झुंड की तरफ मशाल की और कई चमगादड़ गुफा में इधर उधर उड़ने लगे। तानी ने मशाल की रोशनी को थोड़ा नीचे झुका दिया। थोड़ी देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर गुफा की दीवारों से चमगादड़ों का एक झुंड तेज गति से निकलकर उड़ने लगा। उनकी छाया दीवारों पर एक अजीब सा नक्शा बना रही थी। एक आंख जैसी शक्ल बनती और बिगड़ती जा रही थी, जैसे कुछ दिख रही हो। ये छाया, ये कोई निशान है। तानी ने चमगादड़ों की छाया को पीछे किया और देखा कि वहां एक और पत्थर की मूर्ति थी, जो पिछले नजर में दिखाई नहीं पड़ी थी। उस मूर्ति के हाथ में एक छोटी सी घंटी लटक रही थी। मूर्ति के चेहरे पर एक अजनबी मुस्कान थी, जैसे किसी रात से भरी हो। क्या यही जवाब है? घंटी बजाना? तानी थोड़ी देर सोचती है। उसे कुछ अजनबी लगता है। गुफा के माहौल में कुछ अलग सा था। घंटी बजने से पहले उसने मूर्ति के चेहरे को गौर से देखा। मुस्कान और गहरी होती जा रही थी, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। इसकी मुस्कुराहट में जरूर कोई राज है। क्या ये मुस्कान सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कुछ और? तानी ने मशाल को मूर्ति के आसपास घुमाकर देखा, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं दिखा। तो चमगादड़ मुझे लेकर यहाँ आए हैं। यहाँ उन्हें सुनाने के लिए कुछ अल्ट्रासोनिक होना चाहिए। लेकिन क्या? तानी ने बारीकी से मूर्ति को देखना शुरू किया। ओह, इस मूर्ति के कान तो किसी वाद्य यंत्र जैसे हैं, शंख जैसे। और अगर मैं इस शंख को बजाऊं तो? तानी ने उसे धीरे से बजाने की कोशिश की,
एक हल्की धुन गुफा के कोने कोने में गूंज गई। जैसे ही धुन समाप्त हुई, घंटी अपने आप हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया हो। थैंक गॉड, अगर मैंने बिना शंख बजाए सीधा घंटी बजाई होती तो न जाने क्या होता। जैसे ही घंटी बजी, दरवाजा धीरे से खिसकने लगा। तानी ने सुकून की सांस ली। पहेलियां तो घुमावदार है, लेकिन जवाब हमेशा आंखों के सामने होता है। बस हर बार देखने का नजरिया अलग होता है। तानी एक और पहेली पार कर चुकी थी, पर गुफा का हर कोना अब भी एक नई चुनौती लेकर खड़ा था। आगे चलने पर उसे सामने एक लाल रंग का जल दिखा, जो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे जिंदा हो। तानी ने मशाल ऊंचा की और तैयारी के साथ आगे बढ़ने लगी। ये जल अजीब है, इसे छूकर देखती हूँ। तानी ने अपना हाथ जल के ऊपर ले जाकर हिलाया। वो उसे पानी की तरह हल्का लगा, पर जैसे ही उसने हाथ नीचे किया, वहां तेज गर्जना होने लगी, जैसे एक साथ कई जानवर चीख पुकार मचा रहे हो।